नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपार रिक्वेस्ट से मैं लेकर आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शायद वर्ष 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है यूनियन बजट 2021-22 यानी कि केंद्रीय बजट 2021-22 जिसे हाल ही में पेश किया गया। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे 2 या 3 प्रश्न जरूर बनेंगे और आज के सेशन में हम लोग डिटेल में जानेंगे बजट क्या होता है, कैसे कार्य करता है और लगभग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे हम लोग इस सेशन में। विश्वास रखिए, अगर आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। शुरुआत करते हैं यूनियन बजट यानी जिसे केंद्रीय बजट कहा जाता है। हाल ही में 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया। शुरुआत करेंगे एमसीक्यू की, बट सबसे पहले जानते हैं बजट होता क्या है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगेटे से हुआ है। इसका अर्थ राजस्व के इनकम और एक्सपेंडिचर से है, यानी कि टोटल कितनी आय हुई और टोटल कितना व्यय हुआ, इसका लेखा जोखा दर्शाती है ये बजट। अब इसका कार्य क्या होता है। एक वित्त वर्ष यानी इसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या होता है वित्त वर्ष, आगे बात करेंगे। एक वित्त वर्ष में सरकार कितनी कमाई करेगी यानी कितनी इनकम करेगी और उसको कहां कहां पे खर्च करेगी, इस बात की पूरी जानकारी दी जाती है बजट के दौरान। इसके अलावा बजट के दौरान ये घोषणा भी की जाती है कि आने वाले दिनों में सरकार कौन सी योजनाओं को लागू करेगी, क्योंकि योजनाओं को लागू करने के लिए और योजनाओं को चलाने के लिए भी पैसे का खर्च होता है और बजट इनकम और एक्सपेंडिचर ही तो है। वहीं टैक्स समेत तमाम तरह की राहतों की घोषणा भी बजट के दौरान की जाती है, क्योंकि वहां भी सरकार के पैसे का खर्च होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया ये बजट जो है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, यानी वित्त वर्ष के लिए होता है। अब ये वित्त वर्ष होता क्या है। एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होता है और ये बजट जो है वो प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है, कैसे पेश किया जाता है और कौन पेश करता है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट एक बेसिक प्रश्न कि आखिर में बजट होता कितना प्रकार का है। ये बजट मुख्य रूप से 3 प्रकार के यानी 3 टाइप्स के होते हैं। एक बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट और तीसरा होता है डेफिसिट बजट। अब बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट में सरकार की कमाई और खर्च जो होती है वो बराबर होती है। इसी कारण से दोनों चीजें बैलेंस होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होने के कारण ही उसे बैलेंस बजट कहा जाता है। दूसरा है सरप्लस बजट। इसमें सरकार की कमाई जो है वो खर्च से ज्यादा होती है, यानी जिसे सरप्लस कहा जाता है। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, जिसमें सरकार की कमाई जो होती है वो खर्च से कम होती है, यानी डेफिसिट बजट में खर्च ज्यादा होता है और कमाई कम होती है। नॉर्मली अभी लगभग जितने भी बजट पेश हो रहे हैं वो सारे डेफिसिट बजट पेश हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इन सब का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए। तो बजट शब्द की उत्पत्ति यानी ओरिजिन जो है वो फ्रांसीसी भाषा से हुई है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगेट से हुई है, ध्यान रखिए, जिसका अर्थ क्या होता था, चमड़े का थैला। पहले के जमाने में बजट जो है वो चमड़े के थैले में पेश की जाती थी। सबसे पहले यशवंत सिन्हा ने ब्लैक ब्रीफकेस में जो है वो बजट पेश किया था। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए रेड ब्राउन ब्रीफकेस के साथ जो है वो बजट पेश किया था। और क्या क्या चेंजेस हुई सभी चीजों को आगे देखेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि बजट शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो बुगेट से हुआ है, जिसका अर्थ होता था चमड़े का थैला। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर वर्ष जो है वो बजट कहां पेश किया जाता है। तो सही उत्तर है लोकसभा। प्रतिवर्ष लोकसभा में बजट पेश किया जाता है और बजट पेश कौन करता है, हमारे वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है लोकसभा की, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2-3 सभाएं होती है, यानी 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। भारतीय संसद का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 में है। इसके अंतर्गत जो है 3 चीजों को मिलाकर भारतीय संसद बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा निम्न सदन होता है जबकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो जैसे मैंने बताया कि संसद में बजट को पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। ध्यान रखिए, यहाँ पे पूर्णकालीन शब्द का यूज किया जा रहा है, यानी फुल टाइम। इसके पहले अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी तो उत्तर होगा इंदिरा गांधी। बट अगर पूछा जाए पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन थी तो होगा निर्मला सीतारमण। कारण यह है कि इंदिरा गांधी जब वित्त मंत्री थी तो उनके पास और भी मंत्रालय थे, केवल वित्त मंत्रालय जो संभाल रही है वो है पहली महिला, वो है निर्मला सीतारमण। ध्यान रखिए, भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुगम चेट्टी। ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी 7वें नंबर की वित्त मंत्री थी और 22वें नंबर की वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण। इसके पहले पीयूष गोयल जी भारत के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीतारमण यानी निर्मला सीतारमण ने अब तक कितनी बार बजट पेश किया है? तो सही उत्तर है अब तक 3 बार बजट पेश किया है श्री निर्मला सीतारमण ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार 10 बार पेश किया है बजट? निर्मला सीतारमण ने तो अभी तक 3 बार पेश किया है, बट सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मोरारजी देसाई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक बार यानी 10 बार बजट पेश किया है। 6 बार वे वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं, जबकि 4 बार वो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। ध्यान रखिए, मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका भारत का भी सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है, वो है मोरारजी देसाई। भारत के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान उन्हें 1991 को मिला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है हमारे? तो सही उत्तर है अनुराग ठाकुर। वर्तमान में हमारे स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। अनुराग ठाकुर हमारे वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हैं और ये हिमाचल प्रदेश के भारतीय संसदीय, इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं ये। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो सही उत्तर है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 यानी 1860 में देश का पहला बजट ब्रिटिश काल में पेश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? अगर सिर्फ पूछा जाए पहला बजट किसने पेश किया तो ये जेम्स विल्सन होगा। बट स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया तो उत्तर हो जाएगा आर.के. शनमुगम चेट्टी। ध्यान रखिए, आर.के. शनमुगम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी ही थे। ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1947 को उन्होंने बजट पेश किया था और ये देश का पहला बजट था। इसके अलावा बता दूं कि आर.के. शनमुगम चेट्टी ने 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिम शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था तो वो क्या होगा? आर.के. शनमुगम चेट्टी। क्लियर है? पहली बार अंतरिम शब्द यानी इंटरिम बजट जिसे कहते हैं, एक तो पूर्ण बजट होता है, दूसरा इंटरिम बजट होता है यानी अंतरिम बजट। पहली बार अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था तो उत्तर हो जाएगा क्या? आर.के. शनमुगम चेट्टी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला थी इंदिरा गांधी जी। एक्स्ट्रा फैक्ट को बता दूं कि 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय भी वित्त मंत्रालय उनके पास थे, यानी पहले ऐसे व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री भी रहे और वित्त मंत्रालय भी उनके पास है, वो कौन रहे हैं? वो है श्री जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा अगर पूछा जाए महिला कौन थी पहली तो वो है इंदिरा गांधी। दोनों में बेसिक डिफरेंस याद रखिए। आगे बात करते हैं, आरबीआई के गवर्नर होने के साथ साथ बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे, आपको पता होगा, और उनके साथ साथ उन्होंने बजट भी पेश किया था। तो सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 1951-52 में इंटरिम बजट पेश किया था और 1955-56 में बजट पहली बार हिंदी में तैयार करने का शुरुआत भी किसने किया था? सी.डी. देशमुख ने। आगे बात करते हैं, हलवा खाने की रस्म किससे संबंधित है? तो
उत्तर हो जाएगा बजट से संबंधित है। अब ये हलवा खाने की रस्म क्या है, आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, अभी तो डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है, पहले बजट जो है पेपर में पेश किया जाता था। बजट को पहले तैयार किया जाता था, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता था। तो बजट छपने के लिए जब भेजा जाता था उस वक्त क्या है कि सभी लोगों को एक जगह पे, जो बजट तैयार कर रहे हैं उनको एक जगह पे ही रखा जाता था, उनको अपने परिवार से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। तो वो सब मिलकर जो है वो हलवा खाते थे, इस कारण से इसे हलवा खाने की रस्म कही जाती है। आगे बताइए कि किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यानी पेपरलेस बजट पेश किया गया। उत्तर हो जाएगा 2021। इस बार बहुत खास रहा बजट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर रहित डिजिटल बजट पेश किया गया वर्ष 2021 में। अगला प्रश्न, बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम से बजट पेश किया? तो उन्होंने टैबलेट के माध्यम से पहली बार डिजिटल बजट पेश किया 2021 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 का बजट कितनी स्तंभों यानी खंभों या तो पिलर पर आधारित है? तो 2021 का जो बजट है वो कुल 6 खंभों यानी पिलर्स पर आधारित है। 6 खंभे कौन से हैं? स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेश विकास, मानव पूंजी में नवजीवन की संरचना और नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार के अधिकतम शासन। ये 6 जो है खंभे हैं जिस पर इस बार का बजट जो है वो टिका हुआ है। आगे, बजट 2021 में कपास और रेशम पर कितनी सीमा शुल्क लगाया गया है? तो सही उत्तर है कपास पर 10% की सीमा शुल्क लगाई गई है, जबकि रेशम पर 15% का सीमा शुल्क लगाया गया है वर्ष 2021 में। अगला प्रश्न कि बजट 2021-22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन को टैक्स से राहत दी गई है? तो सही उत्तर होगा 75 वर्ष से ज्यादा आयु के। 75 वर्ष के ज्यादा आयु की जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उनको जो है टैक्स से रिबेट दे दी गई है, यानी उनको टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है वर्ष 2021-22 के बजट के अनुसार। अगला प्रश्न, वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करना था लेकिन अब उनकी उम्र जो है कितनी बढ़ाकर कर दी है जिनको कि आयकर दाखिल नहीं करना है? तो सेम प्रश्न है, 75 साल से ज्यादा जिनकी एज हो गई है उनको अब आयकर दाखिल करने की जो है जरूरत नहीं, यानी इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, बजट 2021 में पेट्रोल पर कितने कृषि सेस लगाने की घोषणा की गई है? अब ये सेस क्या होता है हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट बजट 2021 में पेट्रोल पर कितना कृषि सेस लगाने की बात की गई है? तो 2.50 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने की बात की गई है बजट 2021 में। अगला प्रश्न, बजट 2021 में डीजल पर कितना कृषि सेस लगाने की बात की गई है? तो सही उत्तर है 4 रुपए, यानी पेट्रोल पर 2.50 यानी 2.5 रुपए और डीजल पर जो है वो 4 रुपए अतिरिक्त कृषि सेस लगाने की बात की गई है बजट 2021 में। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के बजट में आयकर पर क्या छूट दी गई है, यानी इनकम टैक्स पर क्या रिबेट दिया गया है? तो उत्तर होगा इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा इनकम टैक्स था सेम ही रखा गया है वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के बजट में। अगला प्रश्न, नेशनल रिसर्च फंड पर बजट 2021 में कितना खर्च किया जाएगा? तो नेशनल रिसर्च फंड पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वर्ष 2021 की बजट के अनुसार। अगला प्रश्न, बजट 2021 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नर्सिंग और दवाइयों के लिए कौन सा कमीशन बनाया जाएगा? तो एक अलग से कमीशन बनाया जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और नर्सिंग एवं दवाइयों के लिए, उसका नाम होगा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन। बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, बजट 2021 में भारत की कौन से क्रम की जनगणना डिजिटल करने का ऐलान किया गया है? तो सही उत्तर है बजट 2021 में जो 16वीं जनगणना होने वाली है उसको जो है डिजिटलाइज करने की बात की गई, यानी पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से वो जनगणना की जाएगी। अगला प्रश्न, बजट 2021 में भारत की 16वीं डिजिटल जनगणना पर कितना खर्च किया जाएगा? अब ये तो क्लियर है कि 16वीं जो जनगणना होगी वो डिजिटल होगी, बट टोटल खर्च कितना किया जाएगा? तो 3,768 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 का बजट कब पेश किया गया? तो सही उत्तर है 2 फरवरी 2021 में जो है वो वर्ष 2021 का बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न, सरकार की विनिवेश रणनीति का एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी के आईपीओ लॉन्च किए जाने की बात की गई है?
तो सही उत्तर है LIC। LIC ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की IPO लॉन्च की जाने की बात की गई है 2021-22 के बजट में। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो भारतीय रेलवे के लिए कुल 1,10,055 करोड़ रुपए जो है वो भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे के लिए आवंटित की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, अभी जो है बजट और जो रेल बजट है दोनों को एक साथ पेश किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है रेल के लिए जो है 1,10,055 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं 2021-22 के बजट में। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, बजट 2021 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ा दिया गया। पिछली FDI सीमा क्या थी? तो पहले ये 49% थी FDI की सीमा जो है बीमा क्षेत्र में, अब जो है वो 74% कर दी गई है। FDI का अर्थ क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए राशि कितनी प्रदान की है? यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वर्ष 2021-22 में के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए आवंटित की गई। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो उज्ज्वला योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला योजना क्या था? तो दोस्तों मुफ्त में जो LPG गैस कनेक्शन महिलाओं को दिया जा रहा था उज्ज्वला योजना के तहत, और ये 2015 में शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? इस बार जो बजट पेश किया गया 2021 में वो पेपरलेस यानी टैबलेट के द्वारा किया गया। तो कौन से ऐप के जरिए ये लॉन्च किया गया? तो ऐप का नाम था यूनियन बजट मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न, यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? तो इसमें कुल 2 भाषाएं यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये बजट था इस बार का, जो कि टैबलेट के माध्यम से किया गया था। तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा बनाया गया है, जिसे इस बार पेश किया गया। अगला प्रश्न, डिजिटल जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई? तो 2021-22 के बजट के दौरान 16वीं जो जनगणना है वो डिजिटल की जाएगी, इसकी घोषणा की गई। अगला प्रश्न, रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2016 में जो है रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया था। इसके पहले क्या होता था कि रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और केंद्रीय बजट अलग से पेश किया जाता था, बट 2016 के बाद से केंद्रीय बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, फटाफट कमेंट कीजिए कि वर्ष 2021 में जो है रेल के लिए कितनी बजट का आवंटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया, जल्द फटाफट कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, सरकार कब तक क्षय रोग यानी इसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है को खत्म करना चाहती है? तो 2021 के बजट के अनुसार सरकार 2025 तक पूर्ण रूप से ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग से उन्मूलन चाहती है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस को TB भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बजट ड्राफ्ट पेपर किस रंग का होता है? तो अभी तक बजट पेपर में पेश किया जाता, तो इसकी जो ड्राफ्टिंग पेपर है ये नीला रंग का होता था अभी तक, इस बार तो डिजिटल पेश किया गया। अगला प्रश्न, किस वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2021-22 पेश किया? तो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है और इनके द्वारा ही यूनियन बजट पेश किया गया। ये भारत की कितनी नंबर की वित्त मंत्री है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न भी करता रहूंगा। तो अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 में सबसे लंबे बजट भाषण देने का वित्त मंत्रालय का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो सबसे लंबा बजट का भाषण देने का रिकॉर्ड अरुण जेटली के नाम है। उन्होंने वर्ष 2014 में बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है, वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो सही उत्तर है, देश की प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने वार्षिक बजट पेश किया था। प्रथम भारतीय महिला थी वो। और दूसरी कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बजट भारत में R.K. शनमुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, स्वतंत्र भारत का। और इससे केवल बजट पूछा जाए तो जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. शनमुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आप बता सकते हैं कौन है? R.K. शनमुगम चेट्टी। और भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो वह है जेम्स विल्सन। आगे पूछते हैं, अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक जो है बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था पहले। वर्ष 2001 में ये टाइम बदलकर 11 बजे कर दिया गया। तो किस वित्त मंत्री के दौरान पहली बार बजट जो है वो 11 बजे पेश किया गया?
उत्तर होगा यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा के कार्यकाल में पहली बार बजट 11 बजे पेश किया जाता है, क्योंकि इसके पहले अंग्रेजों के अनुसार शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। अगला प्रश्न, भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है, यानी ब्लैक बजट किसको कहा जाता था? 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता था, क्योंकि इस बार का वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा था। अगला प्रश्न, भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? तो आयकर को प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है इनकम टैक्स को? तो जेम्स विल्सन ने सबसे पहले इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। आगे, देश में टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस अभियान की बात की गई है बजट के दौरान। और ये टीबी को खत्म करने के लिए इस अभियान को, और टारगेट कितने दिनों का है? 2025 तक टीबी को खत्म करना है। अगला है, आयुष्मान भारत योजना के तहत किन शहरों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों की संख्या को बढ़ाई जाएगी? तो जो T2 T3 शहरें हैं उन तक जो है आयुष्मान भारत की योजनाओं को बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत के अनुसार जो है वो कैशलेस जो है वो दवाइयाँ और इलाज की जाती है। अगला प्रश्न, किस योजना के माध्यम से 20 लाख किसानों के लिए पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा? तो पीएम कुसुम स्कीम, ध्यान रखिए फिर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पीएम कुसुम स्कीम किससे संबंधित है। तो इसके अंतर्गत जो है किसानों को जो पंप है उसको सोलर पंप से जोड़ दिया जाता है। और खास बात क्या है इसमें जो है सौर ऊर्जा के उपकरण के लिए बढ़ावा दिया जाता है, और इसमें केवल 10% राशि जो है वो किसानों को देनी पड़ती है, बाकी सारी राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। और बैंक को 30% के रूप में जो वो लोन जो है, बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% रकम भी देती है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल और नेशनल रूट पर किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो कृषि उड़ान योजना के तहत जो है इंटरनेशनल और नेशनल रूट की योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है कि वह योजना जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से भागीदारिता होगी, तो वह है कौन सी? धन लक्ष्मी योजना। धन लक्ष्मी योजना के तहत बीज से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उनमें महिलाओं की मुख्य रूप से भागीदारी होगी। अगला है, फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाने के लिए किसान को किसका इस्तेमाल सिखाया जाएगा? तो फर्टिलाइजर का बैलेंस, यानी कितनी फर्टिलाइजर का यूज करना है ताकि मिट्टी खराब ना हो, इसके बारे में बात की गई है बजट में। आगे बात करते हैं, भारत सरकार का कर्ज घाटा कितना प्रतिशत हो गया है? तो 48.7% भारत का कर्ज घाटा हो गया है भारत का। आगे बात करते हैं इस बजट में किन किन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है? तो उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग, इन पर फोकस किया जा रहा है इस बार के बजट में। ध्यान रखिए, तीनों पॉइंट याद कर लीजिए, उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया है? तो 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया है किसानों के डेवलपमेंट के लिए निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न, किस एक्ट को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा? तो मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को बढ़ाया जाएगा? तो दीन दयाल योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली जो मदद है, यानी पैसे की मदद हो या तो फर्टिलाइजर की मदद हो या तो बाकी चीजों की मदद हो, उनको बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न, किस योजना का विस्तार 2021 में दूध के उत्पादन को दोगुना करने के लिए किया जाएगा? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का इस्तेमाल किसानों की जो दूध का उत्पादन है उसको डबल करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इस योजना का नाम है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से मछली पालन को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने बजट 2021 में विपणन और निर्यात सहायता राज्य को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, उसका नाम क्या है? वन प्रोडक्ट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, निर्भीक योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निर्यातकों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, इसका नाम है निर्भीक योजना। ध्यान रखिए, निर्भीक योजना यानी निर्यात ऋण विकास योजना इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, एमएसएमईज ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो एमएसएमईज ऑडिट के लिए जो है टर्नओवर को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। यानी पहले 1 करोड़ के ऊपर जो है एमएसएमई सेक्टर की अगर होती थी तो उसके लिए आपको ऑडिट कराना पड़ता था। अब इसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ कर दी गई है एमएसएमई सेक्टर के लिए। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी अगर आप लोग नया एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, यानी नया स्टार्टअप कर रहे हैं और एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आप आते हैं, तो पहले ये लिमिट 1 करोड़ थी कि 1 करोड़ तक अगर आप लोग टर्नओवर करते हैं तो आपको ऑडिट नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके टर्नओवर को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।
अगला प्रश्न, जीवन संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है, 2020 में ही ये शुरुआत कर दी गई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2020 में कौन सा कर को समाप्त कर दिया गया था? तो 2020 में डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो था उसको समाप्त कर दिया गया था 2020 के बजट में। ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न है, कितने साल पुरानी कमर्शियल और पर्सनल गाड़ियों का स्क्रैप कर दिया जाएगा? इसकी घोषणा की गई वर्ष 2021 के बजट में। तो जो 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हो 15 साल पुरानी, और जो पर्सनल गाड़ियां हैं 20 साल पुरानी, उनको जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा था यहाँ पे। कमर्शियल गाड़ियां 15 साल पुरानी और 20 साल जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हेल्थ बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो हेल्थ बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इस बार के बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। अकेले वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न, पीएफ पर कितने लाख रुपए से ज्यादा निवेश पर टैक्स लगेगा? तो वो है 2.5 लाख। प्रोविडेंट फंड में अगर किसी वित्तीय वर्ष में कुल कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की उस राशि पे मिलने वाला जो ब्याज होगा उस पर टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 2021-22 में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। और अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए कि 2025-26 में ये कितने रहने का अनुमान है? तो वो 4.5 रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न, डिजिटल जनगणना के लिए कितने खर्च किए जाएंगे? तो डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि 16वीं जो है जनगणना होगी। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया के लिए कितने बजट का प्रावधान है? तो डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने बजट का प्रावधान है? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.97 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का फंड रखा गया है? तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत जो है 64,000 करोड़ यानी 64,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत। अगला प्रश्न, कितने नए सैनिक स्कूल की खोले जाने की बात की गई है इस बजट में? तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की बात की गई है, यानी मिलिट्री स्कूल खोले जाने की बात की गई है बजट में। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में कितने फसलों को शामिल किया जाएगा? तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट में कितने करोड़ रेलवे को दिया जाएगा? तो आपको थोड़ी देर पहले बताया 1.10 लाख करोड़ रुपए जो है वो रेलवे को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, तो वो है अमेरिका। अमेरिका का अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बड़ा है। पहले नंबर पे अमेरिका है, ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए भारतीय रेलवे द्वारा एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की जाएगी क्या भविष्य की प्रणाली को सुधारने के लिए? तो कब तक सुधारी जाएगी? 2030 तक टारगेट रखा गया है कि रेलवे प्रणाली की योजना को बनाने के लिए 2030 तक टारगेट रखा गया है। अगला प्रश्न है कि असम और पश्चिम बंगाल में जो श्रमिक है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जो श्रमिक है, चाय के जो श्रमिक है असम और पश्चिम बंगाल में, उनके लिए जो है 1,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। अगला प्रश्न, कॉटन और ऑटो पार्ट्स पर कितनी जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है? तो ऑटो पर 10% और कॉटन पर 15% जो है वो कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, सोलर लालटेन पर कितना कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी जो है 5% कर दी गई है सोलर लालटेन में। अगला प्रश्न है, सरकार की विनिवेश रणनीति के तहत 2021-22 में किस कंपनी के आईपीओ को लॉन्च किया जाएगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ को लॉन्च किया जाएगा। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है आईपीओ का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, 3 वर्षों में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो सही उत्तर क्या होगा? 7 नए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे अगले 3 वर्षों में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एक समुद्री शैवाल पार्क यानी कि सीवीड पार्क सेटअप करने की बात की गई है बजट में? तो तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने की बात की गई है। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन राजमार्ग में कितने राशि की आवंटित की गई है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में 1.18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हमारे सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी।
अगला प्रश्न, निर्मला सीतारमण ने एनपीए प्रबंधन के लिए एनआरसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। एनपीए प्रबंधन करने के लिए एआरसी स्थापित करने का प्रावधान रखा है। एआरसी में आर का अर्थ क्या होता है? तो एआरसी में आर का अर्थ होता है रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे दो शब्द है, टर्म है, एक तो एआरसी है और दूसरा कौन सा है? एनपीए। तो दोनों का बता दो फुल फॉर्म। एआरसी का फुल फॉर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दोनों ही बैंकिंग टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार कितनी मछली पकड़ने के केंद्र विकसित किए जाएंगे? तो कुल 5 जो है मछली पकड़ने का जो हब यानी केंद्र जो है विकसित किए जाएंगे बजट 2021 के अनुसार। अगला प्रश्न, बजट के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्मित करने के में किस राज्य में ये स्थापित किए जाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो सही उत्तर है लद्दाख में जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा इस बजट के अनुसार से। अगला प्रश्न, 5 वर्षों में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो सही उत्तर है 5 वर्षों में जल जीवन मिशन के लिए 1.98 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। अच्छा, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कितने स्कूलों को मात्रात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा? तो एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 15,000 जो है स्कूलों को जो है वो मजबूत किया जाएगा। अगला प्रश्न, 5 वर्षों में शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो शहरी स्वच्छ मिशन के लिए जो है 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार भारतमाला योजना में अब तक कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है? तो भारतमाला योजना के तहत जो है वो 3,800 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि निर्मला सीतारमण ने डीएफआई की स्थापना की घोषणा की है। इस डीएफआई में एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएफआई का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिए, डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल। अगला प्रश्न है, बजट के अनुसार सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे पहुंचाने का है। किस वर्ष? फिजिकल ईयर 2025-26 तक जो है वो राजकोषीय घाटा को 4.5 से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। किसका? बजट के अनुसार से फाइनेंस मिनिस्टर का। अगला प्रश्न है, बजट के अनुसार से मादक पेय पदार्थों पर कितना प्रतिशत जो है एक्स्ट्रा जो सेस देना होगा आपको, इंफ्रा सेस? तो सही उत्तर है मादक पदार्थों पर 100% एक्स्ट्रा इंफ्रा सेस देने की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 60वीं गोवा मुक्ति वर्षगांठ के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो सही उत्तर है 300 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, जो 60th गोवा लिबरेशन एनिवर्सरी मनाई जाएगी इसके लिए। अगला प्रश्न, बजट के अनुसार ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा? तो आपको पता है 2 तरह के रेलवे के गेज होते हैं, तो नैरो गेज, दूसरा ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज को 100% तक विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है कि 5 वर्षों में राष्ट्रीय अनुसंधान फंड यानी एनआरएफ के लिए निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 50,000 करोड़ रुपये। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बजट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सोने के एक्सचेंज के लिए नियमित रूप से नामांकित किया जाएगा? तो सही उत्तर है सिडबी को। बजट के अनुसार सिडबी को जो है सोने के एक्सचेंज के लिए नियामक के रूप में नामित किया गया है बजट के अनुसार। अब यहाँ पे 2 टर्म बार बार यूज हो रहे हैं, एक तो बजट डेफिसिट होता है और दूसरा होता है फिजिकल डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? जब खर्चा सरकार के राजस्व से ज्यादा हो जाता है तो उससे पैदा होने वाली स्थिति को बजट घाटा कहा जाता है। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और कुल राजस्व के बीच का फर्क है, और इसमें सरकार जो है तय करने में मदद मिलती है कि उसको कितना जो है कर्ज लेना पड़ेगा, और इस आधार पर जो है वो फिजिकल डेफिसिट जो है वो तैयार की जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपका छोटा सा सहयोग मुझे चाहिए, लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट को पेश किया गया? 2020, 21, 19 या 18? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। इसके अलावा दोस्तों इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।